हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एम के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे वो CHSL का हो जो कि SSC के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, या फिर JKSSB फिनेंस सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर्स के एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम एक बहुत ही ईजिली गेम की तरह समझेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम थ्योरेटिकली पोर्शन कवर नहीं करने जा रहे हैं। जस्ट आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, क्या उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्चुअल में रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या रोल होता है बॉडी में, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में डिस्कशन करने के बाद साथ साथ में ये आपको बताएंगे कि किस किस फील्ड में से कहाँ से क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और वीडियो के एंड में सब टॉपिक कवर करने के बाद आपके MCQs यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, और MCQs आपको पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि किस तरह से आप इनके MCQs जो है वो सॉल्व कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर आपके लिए। जस्ट आपको सुनना है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाना नहीं है, बस सुनना है। आपको नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर लिए जाएंगे, बस आप इसको एक कहानी की तरह सुनिए कि कैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। उनको पूछा जाए तो उनका आंसर होता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना, ये कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जबकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। हाँ, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एक पार्ट होता है। तो कैसे इसका पार्ट होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने से पहले हमें ब्रीदिंग पढ़ना होगा। ब्रीदिंग क्या होती है एक्चुअल में? देखिए, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होते हैं। उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है, बहुत सारी उसमें गैसेस होते हैं। तो हम ऑक्सीजन का नाम ही क्यों लेते हैं? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ज़्यादा रोल है वो ऑक्सीजन का है, इसलिए हम ऑक्सीजन का नाम यहाँ पर बार बार लेते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं। यू नो वेरी वेल कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 21% होता है। इसी तरह से CO2 का भी 0.003%। यहाँ पर मैं आपको डाटा के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डर जाते हैं डाटा को देखकर। तो सिंपली हम जस्ट एक ओवरव्यू इसमें बनाते हैं। तो देखिए कैसे काम करता है। जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल क्या है वो हम पहले पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं हमारे शरीर को उस एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो जो एनर्जी होती है वो हमें मिलती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से कैसे मिलती है? इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही एनर्जी हमें मिलती है। देखिए, यहाँ से सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम एयर को इनहेल करते हैं, और एयर में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन को हम नोज़ के द्वारा इनहेल करते हैं, राइट? सबसे पहले आपको ये सीखना है। तो जैसे ही हम नोज़ के द्वारा O2 को, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो वो कहाँ पहुँचती है? तो एक एक पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो नोज़ के थ्रू पास होती है वो नेज़ल कैविटी में। देखिए, इसको नसल कैविटी बोलते हैं, इसका नाम जो है वो नेज़ल कैविटी है। यहाँ पर शो किया है, नोज़ के बिल्कुल बैक साइड में ये नेज़ल कैविटी होती है। यहाँ पर एयर एंटर करती है। तो इसी के पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे आपको नोट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी, जस्ट आप इसको लिखिए, समझिए। तो यहाँ से म्यूकस मेम्ब्रेन में से म्यूकस निकलता है। म्यूकस सीक्रेट होता है जो एयर हमने इनहेल की होती है उसको प्यूरिफाई करने का ये काम करता है। तो म्यूकस का काम ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में एयर जो एंटर करती है वो करती है फेरिंग्स में। ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गेन हैं, इनको डिस्कशन करना, इनमें से कौन से क्वेश्चन निकलते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद एयर म्यूकस के साथ
फिल्टर होके एयर एंटर करेगी आपकी फेरिंग्स में। ये देखिए फेरिंग्स कहाँ पर है, आपके बिल्कुल नेजल कैविटी के नीचे ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बिल्कुल नीचे क्या है, लैरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स के बाद जो एयर है वो एंटर करेगी लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है, ये जो येलोइश पोर्शन आपको यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, लैरिंग्स को कहते हैं वोकल कॉर्ड, या इसको कहा जाता है साउंड बॉक्स। एक ही दोनों इसके ही नाम हैं। साउंड बॉक्स इसका अनदर नाम है। क्यों कहा जाता है इसको साउंड बॉक्स, क्योंकि सारी जो साउंड की प्रक्रियाएं होते हैं, साउंड का सिस्टम जो होता है वो सारा का सारा यहाँ से ही मॉनिटर होता है। आपकी आवाज़ में जो परिवर्तन होते हैं वो यहीं से होते हैं। लैरिंग्स इसको कहा जाता है। यह एंटर करती है एयर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एयर का, वो एंटर करती है ट्रैकिया में। ये देखिए जो लंबी सी आपको पाइप सी नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है ट्रैकिया। बिल्कुल यहाँ पर एंटर करती है एयर ट्रैकिया में। ट्रैकिया का दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है विंड पाइप, एयर पाइप भी कह सकते हो आप इसको, विंड पाइप। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एयर अल्टीमेटली यहाँ से पास होकर ही आपके लंग्स में पहुँचती है। लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए यहाँ से ट्रैकिया, जिसका अनदर नाम है विंड पाइप, तो बिल्कुल यहाँ विंड पाइप के पीछे एक और पाइप होती है, उसको कहा जाता है फूड पाइप। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि विंड पाइप के बिल्कुल जो फूड पाइप होती है वो आगे होती है या पीछे। ये बिल्कुल पीछे होती है विंड पाइप के। तो देखिए यहाँ से एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले हम नेक्स्ट ऑर्गेन्स को डिस्कस करें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक फूड पाइप होती है बिल्कुल विंड पाइप के बिल्कुल बैक साइड में, यहाँ से ये देखिए यहाँ से फेरिंग्स पर। तो फेरिंग्स पॉइंट पर ये जो फूड पाइप है और ये विंड पाइप है, यहाँ पर एक कॉमन, ये इसका कॉमन पॉइंट है। तो इसके कॉमन पॉइंट में क्या होता है, एयर होती है जो वो इसमें से पास हो जाती है विंड पाइप में से, और जो फूड होता है वो फूड पाइप में से पास होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गेन होता है जो ये इंश्योर करता है कि जो आप खाना खाते हो आपको खाना भी खाना होता है। तो चूंकि ये विंड पाइप और फूड पाइप का कॉमन पॉइंट है, खाना तो आपका इस नली में भी जा सकता है, फूड पाइप में, निकास नली इसको हिंदी में कहते हैं, यहाँ भी जा सकता है। तो वहाँ पर एक ऐसा ऑर्गेन होता है जो ये इंश्योर करवाता है कि खाना जो है वो फूड पाइप में ही जाएगा, ना कि वो विंड पाइप में जाता है। उसका नाम क्या होता है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। देखिए उसका नाम आपको याद रखना है, एपिग्लॉटिस। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। तो उसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट एयर जो है वो एंटर करेगी। ये जो फूड पाइप के बाद ये फूड पाइप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बिफोर एंटरिंग लंग्स। तो देखिए लंग्स में एंटर होने से पहले ये डिवाइड हो रही है दो पार्ट्स में। इन दो पार्ट्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ब्रोंकाई। तो देखिए ये देखिए ब्रोंकाई है, यानी कि एक स्टेम जैसी ये फूड नली जो है, विंड पाइप जो है, विंड पाइप से डिवाइड हो रही है दो हिस्सों में विंड पाइप, इनको कहा जाता है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई है। और ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड हो रही है बहुत सारे पार्ट्स में। ये जो आपको रूट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो रूट जैसा स्ट्रक्चर है ये मिलियंस में डिवाइड है, इनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि एयर की एंट्री कैसे हो रही है। सबसे पहले नेजल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर इस विंड पाइप में, उसके बाद एंटर हो रही है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स के बाद भी एयर एंटर होती है। ये छोटे छोटे आपको एकदम राउंड सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल रूट के एंड में, इनको कहा जाता है एल्वियोलाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम जूम इन करके डिस्कस करेंगे। तो यहीं से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपका बहुत ही इफेक्टिवली स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए हम इसको डिस्कस करते हैं जूम इन करके कि ये जो एल्वियोलाई है इसका क्या काम होता है, यहाँ से जो एयर होती है वो कैसे पास होती है डिफरेंट ऑर्गेन्स में। डिफरेंट ऑर्गेन्स से पास होने के बाद एंड में
अगर लंग्स में ये पहुंचती है, वो कौन सा पार्ट है, उसको कहा जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए एल्वियोलाई किसे कहते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, तो एंड में एयर यहाँ पहुँचती है। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद ये एंटर करती है एल्वियोलाई में। तो ये दिख रहे हैं आपको, कुछ ब्लू एल्वियोलाई दिख रहे हैं, कुछ रेड दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, ये जो ब्लू और रेड दिख रहा है, बेसिकली ये कलर इसमें दर्शाया है, कलर ऑफ ब्लड। बेसिकली ब्लू कलर तो होता नहीं है, लेकिन जो बायोलॉजी में ब्लू से आपको पिक्चराइज किया गया हो, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है, और जो रेड में आपको दिखाया गया होता है उसमें ऑक्सीजन बहुत ही रिच होती है, बहुत ही, उसको कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट अच्छे से समझ पाओगे, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे ही एयर यहाँ एंटर करती है, इनमें ये जो गोले गोले से आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है एल्वियोलाई। इनमें एंटर करने के बाद इसके आपको इसको जो सराउंड किए हुए हैं, ये क्या है, एकदम नेट जैसी दिख रही है आपको। ये बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज है। इन्हीं कैपिलरीज से अब ऑक्सीजन पास होती है डिफरेंट ऑर्गेन्स में। शरीर के हर पार्ट में ऑक्सीजन चाहिए होती है वर्क करने के लिए। वहाँ पर ये पहुँचती है, तो लंग्स में डिफरेंट पार्ट में अगर ऑक्सीजन को पहुँचना है, तो इन्हीं एल्वियोलाई से पास होकर ये छोटी छोटी जो कैपिलरीज आपको दिख रही है, छोटी छोटी वेसल्स आपको दिख रही है, यहाँ से पास होता है डिफरेंट ऑर्गेन्स में। अब कैसे पास होता है वो डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप इतना ज़रूर बताएंगे क्योंकि हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको उसकी जो डेफिनेशन है, उससे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको आप नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, आपको इसका बिल्कुल डेफिनेटली पता लग जाएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ से एयर पास होकर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जब पहुँचती है, ऑर्गेन्स में जब पहुँचती है, तो ऑर्गेन्स में पहुँचने के लिए उसको हर सेल में पहुँचना है, क्योंकि बॉडी जो है वो किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। तो हर सेल में पहुँचना है, तो हम किसी एक सेल को कंसिडर करते हैं। अब इस सेल में क्या आता है, देखिए इसको हम थोड़ा डाइजेशन सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर डाइजेशन सिस्टम अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। आप कोई भी खाना खाते हो, कोई भी खाना जब खाते हो, उसका जो एंड प्रोडक्ट होते हैं उनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। यानी कि खाना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, लेकिन जो उसमें से खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बॉडी में पहुंचने होते हैं, हर पार्ट में, बॉडी के हर पार्ट पर पहुंचाने हैं ताकि आपको एनर्जी मिल सके। अब हर पार्ट में पहुंचाने के लिए वो भी कहाँ जाएंगे, वो भी सेल्स में जाएंगे, सेल में एंटर करेंगे क्या, न्यूट्रिएंट्स। तो खाने के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारे क्या होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। अब इनको भी अगर तोड़ा जाए तो इनके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं, हम जनरली ग्लूकोज को मान के चलते हैं, और भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एनर्जी की बात करेंगे क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से अल्टीमेटली हमें एनर्जी ही मिलनी है, तो हम ग्लूकोज की बात करेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड में मैं आपको ये बताऊँ, जो भी हम खाना खाते हैं बाकी सारा वेस्ट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, अगर उसका कोई निचोड़ बचता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, वो है ग्लूकोज। अब देखिए ये ग्लूकोज एंटर होना है सेल में, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, ये सेल में एंटर होना है, और सेल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी इस ग्लूकोज को जिससे एनर्जी मिलेगी। वो एक्टिविटीज़ करने के लिए, वो रिएक्शंस करने के लिए इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब यही रोल होता है यहाँ पर ऑक्सीजन का। तो क्या करेंगे हम, इन कैपिलरीज से, इन छोटी छोटी वेसल से, इनके बीच में ब्लड होता है, और ब्लड के बीच में भी हीमोग्लोबिन होता है, आपने नाम सुना होगा। यही हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है पूरे ऑक्सीजन को, और ये पहुंचाता है कहाँ, सेल में। और सेल में क्या क्रियाएं होती हैं, क्या रिएक्शंस होती हैं सेल में। सेल में जो ग्लूकोज होता है, मैं आपको बता चुका हूँ ग्लूकोज कैसे मिलेगा। ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन मिलती है। जब ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है, क्यों मिलनी है ऑक्सीजन, क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड होनी है। तो जैसे ही ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन मिलती है तो रिएक्शंस होती हैं। इस रिएक्शंस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहीं भी ऑक्सीजन का यूज़ होना है किसी रिएक्शंस में तो ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी
यानी कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन O2 कंबाइन होगी तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एनर्जी। ढेर सारी एनर्जी बनेगी जो कि ATP फॉर्म में होगी। ATP फॉर्म में होगी। ATP क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ढेर सारी एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। जब एनर्जी मिलेगी तो उसके साथ साथ एक एंड प्रोडक्ट भी होगा। जैसे आप पानी को पतीले में डालकर उसको आप गर्म करते हैं तो उसमें से भी प्रोडक्ट निकलता है, कुछ वो धुआं जैसा निकलता है। इसी तरह से जब आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत सारी एनर्जी जो आपके हर सेल्स में पहुंचाता है आपको काम करने के लिए, वहाँ पर भी एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, उसको कहा जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे सेल में कोई काम नहीं होता है तो इसको वापस जाना होता है। तो जिस रास्ते से ये आई है, जिन जिन ऑर्गेन में से, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन में से ये आई है, उन्हीं रास्तों में से ये वापस जाएगी कौन? CO2। ये एंड में CO2 जाएगी लंग्स में, लंग्स के बाद ये ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद ये ब्रोंकाई में जाएगी, फिर ट्रैकिया से, फिर नेजल कैविटी से, नोज से ये बाहर आ जाएगी। और किस फॉर्म में आएगी? वो वेस्ट प्रोडक्ट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो अब आपने क्या सीखा? रेस्पिरेशन क्या हो गया? हमारी जो ऑक्सीजन है पूरे बॉडी में एंटर हुई, बॉडी के एक एक पार्ट में एंटर हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो हमने खाया है वो किस फॉर्म में हमारे पूरे बॉडी में जाएगा? ग्लूकोज की फॉर्म में। और ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी हमें तभी मिलेगी जब इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी। तो क्या आपने सीखा कि रेस्पिरेशन क्या है? कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से और उसको बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाते हैं, और वो हर पार्ट तक पहुंचने के बाद ग्लूकोज के साथ मिलकर ढेर सारी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है? ATP फॉर्म में। जिस भी बॉडी पार्ट में से, चाहे हमें दौड़ना होगा, चाहे हमें हाथ से काम करना होगा, वो वहाँ से निकलती जाएगी जब तक ये रिएक्शंस चलती जाएगी। तो इसी होल सिस्टम को, इसी होल प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेशन, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। इस वीडियो में आपने बहुत सारी जानकारी जो है वो हासिल की होगी। अगर आप चाहते हो कि थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आपको करना है, इसका एक एक पार्ट को अगर आप चाहते हो डिस्कस करने के बाद आपके नोट्स बने, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करने पड़ेगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये एक प्रयास था आपके लिए, आपको चेक करने के लिए कि आप इसमें कितना गेन कर पा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट इसमें पूरा डिटेल में आपको समझाया जाए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखिएगा और यहाँ पर फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल में आप तक लेके आएंगे।